Hello friends, Namaskar. I'm your friend, philosopher, facilitator and guide डॉक्टर अरुण कुमार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओएसिस क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले के 3 वीडियो लेक्चर्स में इंटरव्यू के अलग अलग पक्षों पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग सेक्शन बी के कैटेगरी 5 के इस सत्र के वीडियो लेक्चर में पहुंच चुके हैं एवं इस सत्र का बीजारोपण चौथे सत्र में ही हो जाता है, जहां से हम अबाउट योरसेल्फ की बात करते हैं। मित्रों, जैसे ही अबाउट योरसेल्फ के अंतर्गत साक्षात्कार में उम्मीदवार से यह पूछा जाता है कि टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप इस सवाल के जवाब बताते हुए कहते हैं एज यू नो आई एम फलाना, आई एम सो। एज यू नो से क्यों स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि आपका PIQs, DAF, रिज्यूमे और बायोडाटा जो कह लीजिए, ये आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स के पास पहले से मौजूद होता है, जिसे आपने ही भरा है और इसीलिए उनको मालूम है आपका नाम। और इसी वजह से आप जब ऐसे सवाल का जवाब देना शुरू करते हैं तो आपको बोलना चाहिए एज यू नो माई नेम इज शो। इस तरह से स्टार्ट करने से यह पता चलता है कि आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स को आपके नाम के बारे में पहले से जानकारी है। इसलिए आपको एज यू नो, उसके बाद आपको अपना नाम आई एम सो, माई नेम इज शो से स्टार्ट करना चाहिए। नाम बताने के बाद आप अपने नेटिव प्लेस के बारे में बतावें। नेटिव प्लेस हो सकता है कि आप गांव से स्टार्ट करें, ज़िले से स्टार्ट करें, और गांव का नाम तभी आप बतावें जब वह कोई ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व का हो, नहीं तो जिला से स्टार्ट करें। और इससे भी बहुत सारे सवाल निकाले जा सकते हैं। नेटिव प्लेस के बाद आपको अपना एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन बताना होता है, और जब आप एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन बताते हैं, या कोई ज़रूरी नहीं है कि जो IAS का इंटरव्यू देने जा रहा है वह PhD ना हो, मास्टर डिग्री ना हो, वह भी मास्टर डिग्री और PhD होल्डर हो सकते हैं, या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर के जो उम्मीदवार होते हैं वह PhD तो होते ही हैं। आज के डेट में जो नया नियम आया है उसमें PhD वाले ही ज़्यादा मिलेंगे। तो जब आप मास्टर डिग्री और PhD का चर्चा करेंगे तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसके अतिरिक्त एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताते हैं, जैसे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में कोई MA हो सकता है, MA इन एजुकेशन हो सकता है, B.Ed M.Ed हो सकता है। तो जब इस तरह का प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन बतावेंगे जो शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल इस सेक्शन में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं। जो सवाल इस तरह के क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है या कुछ विशेष शब्द से शुरू होता है, जैसे विच, वाई, हाउ, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस, इम्पैक्ट, फ्यूचर रिसर्च प्लान। तो ये सब इसके अंतर्गत अब हम बात करेंगे पॉसिबल क्वेश्चनायर्स एंड देयर आंसर्स। पॉसिबल आंसर, इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, विच इज योर रिसर्च टॉपिक, कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, और आपके रिसर्च टॉपिक का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो रिसर्च टॉपिक लोग अपने अपने हिसाब से चुनते हैं। किसी भी कभी कभी जो है
लोग क्षेत्र के आधार पर रिसर्च टॉपिक तय करते हैं, कई चीज़ों को ध्यान में रखकर टॉपिक का नाम तय करता है। तो यहाँ सिंपली आपको अपने टॉपिक का नाम बताना है और अपने टॉपिक के अर्थ तो आप जानते ही होंगे। जब आप पीएचडी किए हैं, उस पर रिसर्च किए हैं, थीसिस लिखे हैं, तो निश्चित रूप से आप उसका मीनिंग जानते होंगे, आप उसका मीनिंग बताएंगे। अब अगले सवाल में आते हैं, व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक? आपने इस टॉपिक को क्यों चुना? हु एंड विच कंडीशन इंस्पायर्ड यू फॉर इट? ये सवाल आपको अपने रिसर्च टॉपिक से जुड़े हुए लाजमी है, पूछे ही जाएंगे। तो आप ऐसे सवाल का जवाब जो जेनरिक आंसर है, पॉसिबल आंसर है, ये आप बता सकते हैं कि किन परिस्थितियों में क्या आपको आपके सुपरवाइज़र या गाइड ने इंस्पायर किया या एडवाइस किया इस टॉपिक को चुनने के लिए, या आपका स्वाभाविक निर्णय था। आप हो सकता है कि आपका परिवार कृषक परिवार हो, खेती किसानी से जुड़ा हुआ हो, तो खेती से जुड़े हुए जो टॉपिक है वह स्वतः आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। आप उस पर रिसर्च करने का सोचेंगे कि और क्या क्या संभावनाएं हैं, इसमें आप अपने तरफ से किन बातों को और जोड़ सकते हैं जो जिससे आपके समाज, आपके देश लाभान्वित हो सके। ये भी बात हो सकती है। कभी कभी लोग जो है, कभी कभी कैंडिडेट जो है, स्कॉलर जो है, वो अपने गाइड के सलाह पर भी आश्रित हो जाते हैं। तो उसका जवाब हु एंड विच कंडीशन इंस्पायर्ड यू फॉर इट में दे सकते हैं। अगला सवाल आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ योर टॉपिक फॉर द सोसाइटी, स्टूडेंट्स एंड फॉर नेशन एंड देयर आउटपुट? अब आपने जो टॉपिक चुना उसका क्या महत्व है, आप उसको रेखांकित करेंगे, उसके महत्व को, और वह आप टॉपिक सोसाइटी के लिए, छात्रों के, स्टूडेंट के लिए और आपके देश के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा। अगर कोई उद्योग और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में या एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन के बारे में टॉपिक चुनता है, तो निश्चित रूप से मॉडर्नाइजेशन की जब बात करते हैं हम, तो कृषि विकास की बात आएगी। और कृषि का विकास कैसे संभव है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कृषि को प्रभावित करता है, किस तरह के मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाया जा सकता है जिससे कृषि का उत्पादन जो है वह बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, अगर कोई छोटा नागपुर पठारी इलाके से है तो वह इंडस्ट्रीज़ की बात ज़्यादा करेगा, उस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करेगा। अगर कोई नॉर्थ बिहार या बिहार से बिलोंग करता है तो वो कृषि या बहुत सारे अन्य क्षेत्र है, इस पर वह फोकस करता है। अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग टॉपिक पर फोकस करता है। अगला सवाल बनता है कि व्हाट वेयर द लिमिटेशंस और डिफ़िकल्टीज इन डूइंग रिसर्च ऑन दिस टॉपिक? जो आप टॉपिक चुनते हैं उसके लिए आपको डेटा कलेक्शन करना होता है, सैम्पलिंग करना होता है, फील्ड सर्वे करना होता है। कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है डेटा कलेक्शन में। जहाँ जहाँ से हमको डेटा कलेक्शन करना होता है, हमको उसमें कहीं कहीं बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यातायात के सुविधा को लेकर के भी परेशानी हो सकती है, सोर्सेज को लेकर के भी परेशानी हो सकती है। तो उन लिमिटेशंस और डिफ़िकल्टी से संबंधित आपसे सवाल किया जा सकता है कि आपने ये जो टॉपिक चुना, इस टॉपिक में जो सैम्पलिंग आपने किया, इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने डेटा कलेक्शन किया, इसके डेटा कलेक्शन के क्रम में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इससे क्या होगा, जब आप परेशानी के बारे में बताएंगे, आपसे परेशानी के बारे में सवाल पूछने का तात्पर्य यह होता है कि वाकई में आपने इस टॉपिक पर
थॉरोली वर्क किया या नहीं, आपके जवाबों से उनको यह पता चल जाएगा। तो व्हाट वेर द लिमिटेशंस एंड डिफिकल्टीज इन डूइंग रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, ये सवाल लाजमी है, बनता है, आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज द इम्पैक्ट एरिया सिग्निफिकेंस रिलेवेंट टू करेंट सिनेरियो, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपका ये जो टॉपिक है उसका इम्पैक्ट, उसका असर उस संबंधित क्षेत्र पर जिस पर आपने रिसर्च किया है को कितना प्रभावित करता है, उस संबंधित क्षेत्र को कितना प्रभावित करता है, या आपका टॉपिक जिस पर आपने रिसर्च किया है वह देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आपने किया है, और वह टॉपिक जो है निश्चित रूप से समाज को, मतलब सोसाइटी को, छात्र को और देश के लिए एक नया आयाम की तरह हो सकता है। आपका कुछ ऐसा उसमें सुझाव शामिल हो सकता है जो हो सकता है कि नीति नियंताओं के लिए एक नज़ीर पेश करता हो। तो ये आपको इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल आता है, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान इन रिसर्च फील्ड। आप रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आपने एक टॉपिक पर रिसर्च कर लिया और आपका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, एक पर रिसर्च किया एलिजिबिलिटी के लिए, लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है तो आप बार बार रिसर्च करते जाएंगे। आप जो है आर्टिकल लिख सकते हैं, पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज में, तो आपका काम चलते रहता है, यह निरंतरता बनी रहती है। अब रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित मैंने एक योजना बना रखी है। ये रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित एक वीडियो श्रृंखला मैं आगे आने वाले समय में बनाऊंगा। रिसर्च से संबंधित जो विषय है वह इस तरह है, मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सिंपोजियम, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, थीसिस राइटिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मेट। अगर आपसे रिसर्च के बारे में सवाल किए जाते हैं तो निश्चित रूप से आपसे यह पूछा जाना लाजमी होता है या पूछा जा सकता है कि अच्छा ठीक है, रिसर्च का मीनिंग बताइए, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, मेथड्स, आपने किस मेथड्स को अपनाया, क्या मेथड्स होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, रिसर्च एथिक्स क्या होता है, रिसर्च के पहले, रिसर्च करने से पहले या रिसर्च करने के क्रम में, रिसर्च करने के बाद आपने पेपर पब्लिश किया होगा, आर्टिकल लिखे होंगे, वर्कशॉप अटेंड किए होंगे, सिंपोजियम अटेंड किए होंगे, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज भी अटेंड किए होंगे। तो अगर आप ये सब अटेंड किए तो कितने सेमिनार्स अटेंड किए, उसमें से कुछ यादगार सेमिनार्स के बारे में आप अपनी तरफ से कुछ बताइए। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने किसी टॉपिक पर रिसर्च किया और उससे संबंधित थीसिस लिखा, तो थीसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स और फॉर्मेट क्या है, आपने जो थीसिस लिखा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और फॉर्मेट क्या है। तो इन सारे विषयों को लेकर के हम आने वाले समय में एक वीडियो लेक्चर श्रृंखला तैयार करेंगे और यह भी तैयार करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जितने ये विषय है, जैसे नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग। जैसे ही आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे तो ये सारे विषयों से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आप इसको निश्चित रूप से तैयार कर लेंगे।
मैं जब वीडियो श्रृंखला बनाऊंगा तब, लेकिन उससे पहले आप इन विषयों का अध्ययन कर लेंगे और इससे जुड़े हुए सवाल निश्चित रूप से आपसे पूछा जा सकता है। मेथड्स ऑफ टीचिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीचिंग एड्स ICT के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है अध्ययन अध्यापन में। आजकल ऑनलाइन टीचिंग का ज़माना आ गया। वीडियो लेक्चर्स जो शूट किया जाता है उसके माध्यम से बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड की जाती है। इससे संबंधित जो है सवाल पूछे जा सकते हैं और आपका जवाब तैयार रहना चाहिए। इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपसे पूछे कि जब ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना है तो ऑनलाइन एजुकेशन में किस तरह से इवैल्यूएशन सिस्टम, किस तरह के इवैल्यूएशन सिस्टम को अपनाया जाता है, किस तरह से बच्चों को के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। तो अगर आप उससे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेज कुछ अटेंड करते हैं, ऑनलाइन वीडियो कुछ देखते हैं या वीडियो लेक्चर्स कुछ सुनते हैं, तो आपको कुछ न कुछ जानकारी उससे प्राप्त होगी कि किस तरह से उस माध्यम से इवैल्यूएशन सिस्टम को पूरा किया जाता है। आज के वीडियो लेक्चर्स में इतना ही। जय हिंद।